नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सेमेस्टर्स वाला एंड दिस इज द लेक्चर सीरीज ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। और आज इस लेक्चर सीरीज में हम कवर करने वाले हैं मोमेंट ऑफ अ फोर्स एंड वेरिग्नॉन्स थ्योरम। मोमेंट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है और आगे बहुत सारे सवालों में आपको फोर्स का मोमेंट निकालना पड़ेगा और उसके लिए ये थ्योरम समझना भी बहुत जरूरी है, विच इज नोन एज वेरिग्नॉन्स थ्योरम। तो चलिए सबसे पहले तो समझते हैं कि मोमेंट का मतलब होता क्या है। तो फोर्स अगर किसी बॉडी के ऊपर लगता है तो उसकी टेंडेंसी होती है बॉडी को मूव करने की। लेकिन मोशन दो टाइप का होता है, एक होता है ट्रांसलेशन और दूसरा होता है रोटेशन। तो फोर्स की टेंडेंसी होती है बॉडी को ट्रांसलेट करने की, यानी कि अगर मान लीजिए बॉडी यहां पर है, फोर्स आप लगा रहे हो तो ये बॉडी ट्रांसलेट होके यहां पहुंच जाएगी, राइट। लेकिन जब इस फोर्स का मोमेंट लगता है तो उसकी टेंडेंसी होती है बॉडी को रोटेट करने की अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट और अ फिक्स्ड एक्सिस। फॉर एग्जांपल, यहां हम इस रेंच से इस पाइप को रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम एक फोर्स लगा रहे हैं कुछ डिस्टेंस पे, जिससे कि ये रोटेट हो रहा है, इसके ऊपर एक मोमेंट एक्ट कर रहा है, जिसको हम लोग टॉर्क भी बोल सकते हैं। तो मोमेंट ऑफ अ फोर्स इज द मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ द फोर्स टू रोटेट अ रिजिड बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। यानी कि कोई फोर्स किसी बॉडी को किसी एक्सिस के अबाउट कितना ज्यादा रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, ये हम उसके मोमेंट के टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं। जितना ज्यादा मोमेंट, यानी कि ये उसको रोटेट करने के लिए उतनी ज्यादा कोशिश कर रहा है। ओके, अब इस मोमेंट को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो मान लीजिए एक रिजिड बॉडी है जिसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है अलोंग दिस लाइन। ये क्या है? ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है। दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी से हम ये फोर्स कहीं भी लगा सकते हैं अलोंग दिस लाइन, ठीक है। अब मुझे इस फोर्स का मोमेंट निकालना है अबाउट सम पॉइंट। लेट्स से कि वो पॉइंट ये है, लेट्स से दिस इज पॉइंट O। तो O के अबाउट अगर मुझे इस फोर्स का मोमेंट निकालना है, यानी ये फोर्स इस बॉडी को O के अबाउट कितना रोटेट करना चाहता है, अगर मुझे ये निकालना है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, एक परपेंडिकुलर लाइन या एक नॉर्मल डाल देता हूं इस पॉइंट से फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन पे। लेट्स से कि इस लाइन की लेंथ d है, तो ये d क्या है? दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस और द नॉर्मल डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द पॉइंट O। यानी कि आपको F का मोमेंट O पे निकालना है, तो F से O तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस d है। तो द मोमेंट ऑफ फोर्स M ऑफ फोर्स F अबाउट पॉइंट O, जिसको हम MO से डिनोट करेंगे, इट विल बी इक्वल टू F मल्टीप्लाइड बाय D। जहां D क्या है? D इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ F फ्रॉम O। तो जब भी किसी फोर्स का किसी पॉइंट पे आपको मोमेंट लेना होगा, आप उस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन से पॉइंट तक का पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, फिर फोर्स को इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। नाउ इसी केस में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज मोमेंट ऑफ अ कपल। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय कपल? तो आपने यहां पर देखा इस फोर्स की टेंडेंसी इस बॉडी को ट्रांसलेट करने की भी है और साथ में रोटेट करने की भी है। ये फोर्स इस बॉडी को ट्रांसलेट भी कर रहा है, साथ में रोटेट भी कर रहा है। बट मान लीजिए किसी बॉडी पे
दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं जो एक दूसरे के पैरेलल है, यानी कि मान लीजिए एक्स डायरेक्शन में दो फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, बस ये फोर्स पॉजिटिव एक्स में है, ये नेगेटिव एक्स में है, सो दे आर बोथ इक्वल एंड अपोजिट, और दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी दोनों की डायरेक्शन सेम है, बस एक प्लस एक्स में है एक माइनस एक्स में है, बट दोनों एक्स डायरेक्शन में। तो अब क्या होगा, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, यानी कि इन दोनों की इस बॉडी को ट्रांसलेट करने की टेंडेंसी कैंसल हो गई है। ये फोर्स बॉडी को राइट साइड ट्रांसलेट करना चाहता है, ये फोर्स बॉडी को लेफ्ट साइड ट्रांसलेट करना चाहता है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो दोनों ने ट्रांसलेशन की टेंडेंसी को कैंसिल कर दिया है। लेकिन ये दोनों रोटेट करना चाहते हैं इस बॉडी को। अब अगर मुझे ये निकालना है कि इनकी रोटेट करने की टेंडेंसी कितनी होगी, तो मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लूंगा, लेट्स से ये d, तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे और एक कपल क्रिएट कर लेंगे जिसकी वैल्यू होती है m इक्वल्स टू f मल्टीप्लाइड बाय d, where d is the distance between these two parallel forces। अब यहां एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो मोमेंट है ये एग्जैक्टली कहां लगेगा, तो इसका कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं है, यानी कि अगर आप ये सोच रहे हो कि इन दोनों के सेंटर पे मोमेंट लगेगा, तो ऐसा नहीं है। ये मोमेंट इस बॉडी पे कहीं पे भी लग सकता है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक मोमेंट है। तो अगर मुझे इसकी टेंडेंसी देखनी है तो मुझे कोई डिस्टेंस लेने की जरूरत नहीं है। तो इस मोमेंट की टेंडेंसी बॉडी को F इंटू डी अमाउंट से रोटेट करने की है। वो चाहे इस पॉइंट के अबाउट निकालो, इस पॉइंट के अबाउट निकालो, इस पॉइंट के अबाउट निकालो, आप किसी भी पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालो, इट विल बी इक्वल टू F इंटू डी। आप यहां पे करके भी देख सकते हो। आप इन दोनों फोर्सेस का मोमेंट इस पॉइंट पे लोगे तो भी F इंटू डी आएगा, इस पॉइंट पे लोगे तो भी F इंटू डी आएगा, सेंटर पे लोगे तो भी F इंटू डी आएगा, टॉप पे लोगे तो भी F इंटू डी आएगा, यहां लोगे तो भी F इंटू डी आएगा। मतलब ये मोमेंट कहां रखा है उससे फर्क नहीं पड़ता, इसकी वैल्यू F इंटू डी ही होगी। तो आप इस मोमेंट को कहीं पे भी लगा दो, द वैल्यू विल रिमेन सेम F इंटू डी। So you can say that this is equal to this। तो जब भी किसी बॉडी पे दो इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस लगते हैं तो वो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और एक कपल क्रिएट कर लेते हैं। तो इन दोनों फोर्सेस की टेंडेंसी इस बॉडी को F इंटू डी अमाउंट से रोटेट करने की है। ट्रांसलेशन की टेंडेंसी यहां कैंसिल हो चुकी है, ठीक है। नाउ अब आते हैं वेरिग्नॉन्स थ्योरम पे। जब भी हमें किसी फोर्स का मोमेंट निकालना होता है किसी पॉइंट के अबाउट, तो हमें उस फोर्स का उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होता है। बट कुछ केसेस में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक ऐसा बॉक्स है, इस बॉक्स पे एक फोर्स लग रहा है कुछ इस प्रकार से। लेट्स से ये फोर्स 100 न्यूटन का है और ये फोर्स मान लेते हैं एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पे। अब मुझे इस फोर्स का लेट्स से इस पॉइंट पे मोमेंट लेना है। मान लेते हैं ये पॉइंट ए है और मुझे डिस्टेंसेस जो दिए हुए हैं वो ये दोनों डिस्टेंसेस दिए हुए हैं। मान लीजिए ये 2 मीटर दिया हुआ है और ये 4 मीटर दिया हुआ। अब प्रॉब्लम क्या है, मुझे इस फोर्स का अगर ए पे मोमेंट निकालना है तो इसके लाइन ऑफ एक्शन जो कि ये है, इससे लेके ए तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी ये वाला डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, जो कि नामुमकिन नहीं है। यहां ज्योमेट्री सॉल्व करके आप निकाल सकते हो, बट इट विल बिकम अ वेरी लेंथी एंड टीडियस प्रोसेस। इस लाइन ऑफ एक्शन से ए का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा।
तो इसको आसान बनाने के लिए हम लगाते हैं वेरिग्नॉन्स थ्योरम। वेरिग्नॉन्स थ्योरम बोलता है कि किसी भी फोर्स का किसी पॉइंट के अबाउट जो मोमेंट होता है, उस फोर्स के कंपोनेंट्स का मोमेंट भी उतना ही होता है। यानी कि अगर मैं इस फोर्स को दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लूं, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ले लूं, तो ये x कंपोनेंट हो जाएगा 100 cos 30, क्योंकि ये एंगल बना रहा है फोर्स के साथ, तो ये cos कंपोनेंट होगा, और ये y कंपोनेंट हो जाएगा 100 sin 30। तो अगर मैं F का, इस फोर्स का डायरेक्टली मोमेंट नहीं ले सकता, तो मैं इन दोनों कंपोनेंट का मोमेंट ले लूंगा A पे, नेट मोमेंट, यानी दोनों के मोमेंट को जोड़ दूंगा, तो जो भी आएगा वो 100 न्यूटन के मोमेंट के बराबर होगा। तो मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ पॉइंट इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ दैट फोर्स अबाउट द सेम पॉइंट। तो आप अगर फोर्स का डायरेक्टली मोमेंट नहीं ले पा रहे हैं, तो उसके कंपोनेंट्स के मोमेंट का सम निकाल लीजिए, इक्वल होगा। अब इन दोनों का मोमेंट निकालना आसान है, क्योंकि ये जो फोर्स है इसके लाइन ऑफ एक्शन से ए तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 मीटर है, और इसके लाइन ऑफ एक्शन से ए तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 मीटर है। तो हम इन दोनों फोर्सेस का ए पे आराम से मोमेंट निकाल सकते हैं। नाउ व्हाट विल बी द नेट मोमेंट? अब यहां ध्यान दीजिएगा, मोमेंट निकालते टाइम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स को हमें अपोजिट लेना होगा। किसी भी एक को पॉजिटिव लेकर दूसरे को नेगेटिव लिया जा सकता है। यहां कोई यूनिवर्सल साइन कन्वेंशन नहीं है कि क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेना है, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेना है। क्वेश्चन में मेंशन रहता है कि किसको पॉजिटिव लिया जाए और किसको नेगेटिव लिया जाए। इट विल डिपेंड अपॉन क्वेश्चन। तो किसी क्वेश्चन में आपको बोलेगा क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लो, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव, किसी क्वेश्चन में उल्टा बोल देगा। चलिए यहां हम अज्यूम कर लेते हैं कि क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट नेगेटिव है। ओके, अब 100 cos 30 का मोमेंट कैसा आएगा? तो 100 cos 30 ऐसा लग रहा है, इसके एरो को आप ए तक लेकर आ जाओ इस प्रकार से, ठीक है। तो जब इसका एरो ए पर आएगा तो कौन सा मोमेंट क्रिएट होगा? इट विल बी अ क्लॉकवाइज मोमेंट। वैसे ही 100 sin 30, इसके एरो को भी ए तक लेके आओ। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये एरो यहां से भी आ सकता है, तो आप शॉर्टेस्ट पाथ कंसिडर करो। तो इसके एरो को ए तक लाने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ ये बन रहा है, तो ये कैसा मोमेंट आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो 100 cos 30 का मोमेंट क्लॉकवाइज है, 100 sin 30 का मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज। अब मैं यहां क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लूंगा, तो मोमेंट ऑफ दिस 100 न्यूटन फोर्स विल बी इक्वल टू मोमेंट, सम ऑफ मोमेंट ऑफ दीज टू। तो ये हो जाएगा 100 cos 30 मल्टीप्लाइड बाय, इसका ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 4 मीटर, माइनस 100 sin 30, ये उल्टा है इसीलिए माइनस हो गया है, मल्टीप्लाइड बाय 2 मीटर। तो यहां हम अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये मोमेंट की वैल्यू आ रही है 246.41 न्यूटन मीटर। इसका यूनिट होगा न्यूटन मीटर, क्योंकि मैंने फोर्स को न्यूटन में लिया है और डिस्टेंस को मीटर में लिया है। अब ध्यान देने की बात यह है कि मैंने क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव लिया था और मेरा फाइनल आंसर पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो मोमेंट है ये क्लॉकवाइज है। अगर मुझे यहां नेगेटिव वैल्यू मिल रही होती, इन दोनों को जोड़ने के बाद अगर नेगेटिव वैल्यू मिल रही होती, तो मतलब टोटल मोमेंट क्या होता? एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि मैंने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया है और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिया है। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द मोमेंट ऑफ अ फोर्स। इसके ऊपर एक और एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। तो मान लीजिए हमें कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन दिया है, इसको हम एक बीम बोलते हैं।
इसको एक कैंटिलीवर बीम बोला जाता है जो इस एंड पे फिक्स है। यहां एक फोर्स लग रहा है जो कुछ एंगल पे लग रहा है। एंगल निकालने के लिए हमें एक ऐसा डायग्राम दिया है। इस डायग्राम से एंगल कैसे निकालते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट पॉइंट O इज हाउ मच न्यूटन मीटर। इस फोर्स का O पर मोमेंट निकालना है न्यूटन मीटर में। अब यहां हमें एंगल इसके थ्रू निकालना है। ये क्यों दिया रहता है, कई क्वेश्चंस में हमें ऐसा डायग्राम दिया रहता है ताकि हम एंगल आसानी से निकाल सकें। एंगल क्या निकालना है, देखिए ये एंगल मान लीजिए थीटा है, हॉरिजॉन्टल से एंगल मान लीजिए थीटा है, आप चाहें तो वर्टिकल से भी ले सकते हैं। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल में साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस यानी 3/5 एंड कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 4/5। अब मेरा जो फोर्स है 100 न्यूटन का वो कुछ इस प्रकार लग रहा है। इसको जब मैं रिजॉल्व करूंगा तो मुझे एक x कंपोनेंट मिलेगा और एक y कंपोनेंट मिलेगा कुछ इस प्रकार से। यहां मैं इस फोर्स का एंगल हॉरिजॉन्टल से ले रहा हूं थीटा, क्योंकि ये देखिए ये थीटा मैंने हॉरिजॉन्टल से लिया है, फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा है ना, और ये एंगल मैंने हॉरिजॉन्टल से थीटा लिया है। तो ये हो जाएगा 100 कॉस थीटा। अब कॉस थीटा क्या है 4/5, तो 100 इंटू 4/5 विल बी 80 न्यूटन एंड 100 साइन थीटा। अब 100 इंटू 3/5 विल बी 60 न्यूटन। 100/5 हो गया आपका 20, तो 20 इंटू 3 60 एंड 20 इंटू 4 80। तो अब आपको ये पता चल चुका है कि इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि ये वाला कंपोनेंट 80 न्यूटन है और वर्टिकल कंपोनेंट यानी कि ये वाला कंपोनेंट 60 न्यूटन है। तो मैंने अब इस फोर्स को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया। अब मुझे इस फोर्स की जरूरत नहीं है, मैं अब इन दोनों का मोमेंट निकाल लूंगा, टोटल मोमेंट निकाल लूंगा O पे। अब आप देख सकते हैं इस एरो को O तक लाने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ अगर मैं यूज करता हूं तो ये एक क्लॉकवाइज मोमेंट आ रहा है। वैसे ही इस फोर्स का अगर मैं शॉर्टेस्ट पाथ यूज करता हूं तो ये भी क्लॉकवाइज मोमेंट ही आ रहा है, यानी दोनों का मोमेंट क्लॉकवाइज है। तो इफ आई कैलकुलेट नेट मोमेंट अबाउट O कितना आएगा 60 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 80 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय 2। तो ये हो जाएगा 300 और ये हो जाएगा 160, यानी कि 460 न्यूटन मीटर इज द नेट मोमेंट ऑफ दिस फोर्स। So this is how you can find the moment of a force about any point. या तो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मिल रहा है डायरेक्टली तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, या फिर आप उस फोर्स को दो कंपोनेंट्स में, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक करके उनका नेट मोमेंट निकाल सकते हैं एंड यू विल गेट द नेट मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट दैट। थैंक यू सो मच।